हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें एल्कीन का ऑर्गेनोलिसिस हो रहा है और हमें बोला गया है कि ये जो एल्कीन है, 4 ऑप्शन में दिए एल्कीन, उनका ऑर्गेनोलिसिस करवाना है। तो उसमें मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें एक जो है मिथेनल जो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन का मैं जैसे ऑर्गेनोलिसिस करवा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि इसमें मिथेनल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। तो जैसे मैंने ऑर्गेनोलिसिस करवाया O3, यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से CHO और यहाँ पे CHO, फर्स्ट में तो मिथेनल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सेकेंड ऑप्शन में जाओ तो इसमें देख सकते हैं आप तो यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। यहां से यदि ये ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की तो यहाँ पे CHO आएगा और यहाँ पे साथ में जो साइड प्रोडक्ट होगा वो CH3CHO होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मिथेनल की फॉर्मेशन हुई है, एस्टरडिहाइड की फॉर्मेशन हुई है, इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है। और थर्ड ऑप्शन में देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और यहाँ पे CHO में CHO। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में भी मिथेनल नहीं आ रहा है। तो अब मैं फोर्थ के को देख रहा हूँ, फोर्थ में कैसे होता है। इसका मैं ऑर्गेनोलिसिस करवा रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन में। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे CH2CHO और CH2 से बनेगा HCHO मिथेनल। तो यही क्वेश्चन था कि आपकी एल्कीन्स दी हुई थी 4 ऑप्शन में, उसका हम लोगों ने ऑर्गेनोलिसिस करवाना था और हमें वन ऑफ द प्रोडक्ट में दैट शुड बी मिथेनल होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में मिथेनल नहीं आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में एस्टरडिहाइड आ रहा है और यहाँ पे भी साइड प्रोडक्ट नहीं आ रहा है कोई भी। और आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें मिथेनल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन उसकी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसका यदि मैं ऑर्गेनोलिसिस करवाऊं तो मिथेनल जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है फॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2ईन, मतलब ब्रोमोपेंटेन जो है उसका एलिमिनेशन हो रहा है और पेंट2ईन की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, जेट से फ्लूड हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 ब्रोमोपेंटेन। टू ब्रोमोपेंटेन से पेंट-ईन की फॉर्मेशन हो रही है, पेंट2ईन की फॉर्मेशन हो रही है, पेंट2ईन। पेंट2ईन बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ज्यादातर अल्कोहल QH की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। तो इसमें जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट आया, पहले ये कैसे ये पेंट2ईन की कैसे फॉर्मेशन हुई, एलिमिनेशन रिएक्शन है।
तो इसमें होगा ये रिएक्शन और बेस होगा इसमें। तो इसमें जैसे जहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच है, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच है, सब्स्टिट्यूट अटैच होने के बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा होता है। इसके बाद ये बीटा हो गया, तो इसके साइड में दूसरी साइड में क्या आएगा, बीटा आएगा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है इस, तो कैसे होगा ये जो रिएक्शन है वो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन है। इस रिएक्शन में पहले तो ये ब्रोमीन, ये जो बेस होगा हाइड्रोजन को अपसाइड कराएगा। अब ये है कि ये वाले हाइड्रोजन को भी अपसाइड करा सकते हैं और ये वाले हाइड्रोजन को भी अपसाइड करा सकते हैं। तो जो यदि ये वाले हाइड्रोजन को अपसाइड करवा रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन को अपसाइड करवा रहे हैं, तो इससे जो है आप देख सकते हो कि मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ कि यदि ये बेस जो है इस हाइड्रोजन को अपसाइड कराएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये साइमल्टेनियसली E2 रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि E2 में क्या होता है, साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन भी जाएगा और Br जो है साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली ये भी रिप्लेस एलिमिनेट होगा और ये भी एलिमिनेट होगा Br। तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि या बोल सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से एलिमिनेट होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से एलिमिनेट होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो एलिमिनेशन होगा वो लेसर से होगा, वो लेसर से होगा यदि हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट होगा तो ये इस टाइप के एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। यदि यहाँ से लोग एलिमिनेट के एक्सपोज करो तो इस टाइप के एल्कीन बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एल्कीन जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। ये जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड सेटजेफ रूल के हिसाब से आया है, सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। सेटजेफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एल्कीन फॉर्म हुई है वो हाईली एल्काइलेटेड है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगी उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट कहाँ से होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे उस कार्बन में जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे वहां से हाइड्रोजन जो वो एलिमिनेट होगा और ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। और क्योंकि ये जो एल्कीन है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि जो चॉइसेस है बीटा एलिमिनेशन, इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन जो एलिमिनेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉलो जेटसेफ रूल या फिर सेटजेफ रूल, जेटसेफ एल्कीन बोल सकते हैं इसको, या सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है। सेटजेफ रूल ये बोलता है कि हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है एल्काइल ग्रुप एक ही है और ये एल्काइलेटेड एल्कीन जो है वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है लेस एल्काइलेटेड एल्कीन से इसकी स्टेबिलिटी की होगी ज्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए ये किसको फॉलो कर रहा है, जेटसेफ रूल को, सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है। और ये इसलिए बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन जो दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। सेटजेफ रूल इसलिए बोला क्योंकि सेटजेफ रूल के ही वजह से ये हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। और थर्ड जो है डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है, जिसकी वजह से इसको डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो तीनों चॉइसेस आ रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट बीटा से हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है और जेटसेफ एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है। सेटजेफ रूल के हिसाब से हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। डीहाइड्रोजनेशन इसलिए बोला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं। और डीहाइड्रेशन रिएक्शन, ये डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो नहीं सकता, डीहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो
तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर कहीं भी नहीं हो रहा है, सो दैट इज द रीजन ये ऑप्शन इसमें नहीं आ सकती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन जो है जिसमें बीटा एलिमिनेशन भी आ रहा है, जैक्सन रूल भी आ रहा है और डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें एनी सोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो एनिसोल के बारे में बात करें तो एनिसोल जो बेंजीन रिंग के ऊपर जब OCH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम एनिसोल बोलते हैं। एनिसोल जब HI से रिएक्ट करता है, ये जो एनिसोल है वो लीविस बेस की तरह बिहेव करना है, और ये जो एसिड है उसका जो हाइड्रोजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, तो प्रोटोनेटेड ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। जब ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया तो ये आयोडीन माइनस जो है दैट इज कॉल्ड जो न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म होगा, और ये आयोडीन जो है अटैक करेगा CH3 पे अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से होगी, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां से नहीं हो सकती, ये बेंजीन के ऑक्सीजन के बीच में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की क्लीवेज यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो क्लीवेज यहाँ से होगी, यहाँ से क्लीवेज होगी, तो आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड जो है राइट आंसर होगा, जिसमें फिनोल और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो सेकंड जो इसकी राइट ऑप्शन होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाइनिक डिटर्जेंट। कैटाइनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, NCERT से लिया गया, 12th की केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ से लिया गया है। तो ये डिटर्जेंट जो है 3 टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं, आयनिक, एनायनिक, कैटाइनिक और थर्ड इज नॉन आयनिक। 3 टाइप के डिटर्जेंट है, कैटाइनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। जो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनके बारे में ये है कि कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स ऑफ एमाइंस विद एसिटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड एनाइंस। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये आप देख सकते हैं कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, प्राइमरी में तो आपको पता है कि NH2 ग्रुप आता है, सेकेंडरी में NH ग्रुप आता है और टर्शियरी में N आता है, और ये क्वाटरनरी एल्काइल ग्रुप दे सकते हैं, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल जो है वो सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। आपको पता है कि ब्रोमाइड होते हैं, जो ब्रोमाइड जो है, जो इनको हम लोग कैटाइनिक डिटर्जेंट इसलिए ये जो आपका कैटाइनिक डिटर्जेंट जो है इसमें आपका जो है सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सीटाइल का मतलब यहाँ पे हो गया 16 कार्बन, सीटाइल मींस 16 कार्बन, सीटाइल ट्राइमिथाइल तीन मिथाइल ग्रुप आ गए और ब्रोमाइड आया, अमोनियम ब्रोमाइड आया। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट का जो एग्जांपल होगा वो सीटाइल